वालेकुम व्यूवर्स। आज आपका भाई आतरवा जी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं और जो CSS 2023 का एसए का पेपर है, और ये पेपर जी आज कंडक्ट हुआ है। तो इस पेपर को देख के हमें ये पता चलता है कि ये जो एसए आए हैं ये अपने ट्रेडिशनल मेथड से ज़रा हट के आए हैं। क्योंकि ट्रेडिशनली जब हम एसे को तैयार करते हैं तो उस ट्रेडिशनल पैटर्न में जो एसेज आते हैं ना, उन एसेज में हम जी कुछ क्राइटेरियाज़ को फॉलो करते हुए इन टॉपिक को तैयार करते हैं, जिनमें जी जेंडर इक्वालिटी आती है, वुमेन एम्पावरमेंट आती है, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आती है, ग्लोबल वार्मिंग आता है, एजुकेशन आता है, सोशल मीडिया आता है, गवर्नेंस आता है, डेमोक्रेसी आता है। तो हम भी इस ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो करते हुए तैयारी करते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एग्ज़ाम में सिर्फ इस तरह के ही ऐसे आएंगे। पर इस बार जो ऐसे आए हैं वो ज़रा क्रिएटिव माइंडसेट के ऐसे आए हैं कि एग्ज़ामिनर ये देखता है कि एग्ज़ामिनर के अकॉर्डिंग जो CSS की प्रेप कर रहा है ना, उसको क्रिएटिव माइंडसेट रखना चाहिए, ना कि वो ट्रेडिशनल पैटर्न को फॉलो करते हुए रटे रटाए ऐसे को लिखे और पास हो जाए। तो जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, वो सिर्फ ऐसे को कॉपी पेस्ट नहीं करते, ना ही रटते हैं। वो इस तरह करते हैं कि किसी भी टॉपिक पे उन्हें ऐसे लिखना पड़ जाए वो लिख लेते हैं, कुछ भी आ जाए, चाहे कुछ एक वर्ड भी आ जाए ना, उस पे भी वो ऐसे की डायमेंशंस बनाते हैं और इनको जस्टिफाई करते हैं। तो आज हम देखेंगे इस पेपर को, और हम सारे एसेस को जो हैं वो बारी बारी डिस्कस करेंगे और उनकी डायमेंशंस बनाएंगे, उनके मायने और मतलब को समझेंगे, ठीक है, और उनको जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे, उनको एनालाइज भी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आज जो ऐसे आया है उसको हम देखते हैं जी। इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन। तो इसका मतलब समझ आता है जी, जो हम यूथ में यानी कि छोटी उम्र में, ग्रोविंग एज में, जब हम कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, हदायत देते हैं अपने बच्चों को, तो वो इस तरह होता है जैसे पत्थर पे लकीर बन जाना, कि उनके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हो जाती हैं, ठीक है, फिक्स हो जाती हैं। हम कुछ भी किस्म की उनको इंस्ट्रक्शन दें, वो एक मेमोरी की तरह उनके दिमाग में फीड हो जाती हैं, फिर वो उसको फॉलो करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे कि जब बच्चा ग्रो पा रहा होता है, परवरिश कर रहा होता है, तो परवरिश बच्चे की जा रही होती, तो उसको कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो जी उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती हैं, और उन्हीं को लेके वो बच्चा बड़ा होता है और उन्हीं के साथ ज़िंदगी गुजारता है। अब इस ऐसे को हम इस तरह ले सकते हैं, इसकी थीसिस स्टेटमेंट बनाते हैं कि हम जी लिखेंगे थीसिस स्टेटमेंट में इंडीड इट इज़ ऑब्वियस, या इंडीड लिखेंगे या इट इज़ ऑब्वियस इंस्ट्रक्शन इन यूथ इज़ लाइक एनग्रेविंग इन स्टोन, ठीक है। कि बाकी इस तरह है कि जो हम बचपन में बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हैं वो पत्थर पे लकीर की तरह है, ठीक है। और वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन गुड थिंग्स विच विल बी हेल्पफुल इन फ्यूचर, ठीक है। तो हमारे बच्चों के लिए जो फ्यूचर में भी हेल्पफुल हो, हमें वो चीज़ें सिखानी चाहिए। अब इस ऐसे में हम नीचे जाएंगे आउटलाइंस में और लिखेंगे कि विच टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन वी शुड टीच आवर चिल्ड्रन, ठीक है, ये लिखेंगे। तो उसमें आ जाएंगे क्या हमें सिखाना चाहिए, होनेस्टी, ठीक है, सबसे पहले होनेस्टी, डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद जी उनको हमें मोरालिटी सिखानी चाहिए, सोशल एटिकेट सिखानी चाहिए, वे ऑफ बिहेवियर सिखाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आएंगी। हमें क्या बच्चों को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, हमें बच्चों को प्रिवेंट करना चाहिए बुरी आदत से, ठीक है, बुरी चीज़ों से, और हमें उन्हें टीच करना चाहिए कि हाउ दे अर्न हैं अर्न, मतलब हमें अच्छा रिज़्क कमाना है, हलाल रिज़्क कमाना है, वो सिखाना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें हमें बच्चों को टीच करनी चाहिए। और फिर दूसरा आ सकता है कि हाउ वी कैन टीच देम, वो जी उनसे फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करके एक आउटलाइन आएगी।
उसके बाद जी फ्रेंडली इन्वायरमेंट, फिर हमें बच्चों को समझना चाहिए, बच्चों के दरमियान डिस्टेंसिंग को कम करना चाहिए। इस तरह करके ये ऐसे हम जो हैं वो लिख सकते हैं, और इस पे हम अच्छा खासा मटेरियल हमारे पास है, क्योंकि ये एक सोशल ऐसे है, तो ये हम लिख सकते हैं। इसलिए जो स्टूडेंट है CSS का, वो इतना क्रिएटिव हो के इस तरह के ऐसे उसके लिए हलवे की तरह हो, ठीक है। सेकंड जी, द वन हु यूजेस फोर्स इज़ अफ्रेड ऑफ रीजनिंग, ठीक है। कि जो ताकतवर है वो जी, जिसके पास जो ताकत का इस्तेमाल करता है वो अफ्रेड करता है रीजनिंग से, ठीक है। वो लॉजिक से भागता है, ठीक है। उसको पता है ताकत से काम लेना है, तो वो अच्छे बुरे की तमीज़ जो है वो नहीं कर सकता, वो ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें जी हम ले सकते हैं एक पॉइंट कि जो पावर में है हमारे इधर पॉलिटिशियंस, ठीक है, जो ताकत का इस्तेमाल करते हैं जी, वो गलत भी कर रहे हों तो जी उनको जो है लॉजिक्स समझ नहीं आएंगे, ठीक है। वो लॉजिक से डरते हैं, अकाउंटेबिलिटी से डरते हैं, ठीक है। तो दूसरी जगह पे ये हर एक पावर में रहने वाले बंदा जो अकाउंटेबिलिटी से डरता है ना, तो ये उसके लिए एक बन सकता है। तो इस वे में हम इस ऐसे को लेके जा सकते हैं। इसमें हम इलाइट क्लास को टारगेट करके पॉइंट्स बना सकते हैं। उसके बाद जी हम इसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को पॉइंट आउट करके उस पर बना सकते हैं कि जो क्रिमिनल्स हैं वो पनिशमेंट से डरते हैं, पनिशमेंट की रीजनिंग से डरते हैं। तो ये एक वे में ऐसे चल सकता है। तो ये थोड़ा सा डीप है, तो इसको इस वे में लेके जाया जा सकता है, इस तरह इसकी आउटलाइंस बनाई जा सकती हैं। तो इसको एग्री किया जा सकता है, इस ऐसे को एग्री करके इस पे ऐसे को डायमेंशंस बना के जस्टिफाई किया जा सकता है, ठीक है। थर्ड जी, नॉट ऑल रिसाइकलिंग प्रोजेक्ट्स आर कॉस्ट इफेक्टिव। तो इसका मतलब है कि हर एक रिसाइकल किए जाने वाला प्रोजेक्ट जो है वो कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं होता, मतलब कि उसका फ़ायदा इतना नहीं होता। जैसे हम कोई भी चीज़ें रिसाइकल करते हैं, प्लास्टिक को, ठीक है, मेटल्स को, उसके बाद कुछ भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ें होती हैं, वुड को, कुछ भी चीज़ को हम जब रिसाइकल करते हैं ना, पेपर को, तो वो हमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव होता है, उसका सस्ता पड़ जाता है, थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है रिसाइकल करने से, और जो है पोल्यूशन में भी कमी आती है। पर इसका जो वो इस ऐसे में बात कर रहा है ना, कि वो कह रहा है कि हमें हर चीज़ ऐसी नहीं है जिसको रिसाइकल करने से हमें फ़ायदा हो। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनको हम रिसाइकल करते हैं तो वो ऐसी गैसेस छोड़ती हैं कि जिससे हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह होता है, बजाय इसके कि रिसाइकल करके उससे फ़ायदा हासिल हो, ठीक है। एक ये इसमें आ जाता है, ये थोड़ा सा ना साइंटिफिक ऐसे चला जाता है। इसमें आपको नॉलेज होनी चाहिए उन चीज़ों की, जिन चीज़ों को रिसाइकल करके हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, तो इसमें थोड़ी सी रिसर्च की ज़रूरत है। तो ये ऐसे इस तरह लेके जाया जा सकता है, ठीक है। फोर जी, द फूल स्पीक्स एंड द वाइस लिसन्स। तो हम इसको ये ऐसे भी थोड़ा सा टेक्निकल है, हम जी इसको एग्री करेंगे जी, वाकई ऐसा होता है। जो समझदार है वो बोलता कम है, सुनता ज़्यादा, और जो बेवकूफ़ है वो बोलता ज़्यादा और सुनता कम है, ठीक है। हम कहेंगे जी, इट इज़ ऑब्वियस द फूल स्पीक्स अ लॉट एंड द वॉइस लिसन्स वेरी मच, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा बोलता है और वो काफ़ी ज़्यादा सुनता है। एंड दिस थिंग्स मेक फूल जो है जो स्पीकिंग हैबिट है बहुत ज़्यादा, वो फूल को और फूल बना देती है, ठीक है। और जो लिसनर होता है वो वॉइस बन जाता है। इसमें हम जो हैं इसकी डिमेंशंस को इस तरह लेके जा सकते हैं कि हाउ द स्पीकर बिकम्स फूल, कि ज़्यादा बोलने वाला फूल कैसे, बेवकूफ़ कैसे है, क्योंकि वो ज़्यादा जब बोलता है अपने राज उगल देता है फर्स्ट। सेकंड, वो जब ज़्यादा बोलता है तो वो बदतमीज़ी भी कर सकता है किसी से, ठीक है, इल टाक्स भी कर सकता है, तो इस वे में भी चल जाता है। थर्ड जी, उसको अपने बोले हुए पे पछतावा भी होता है। फोर्थ जी, वो उसकी कोई वर्थ नहीं होती, ठीक है। तो ये इसकी फोर्थ को पॉइंट की इसकी बन सकती हैं। उसके बाद जी लिसनर जो होता है वो लिसनर के पास नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है।
और वो जब महफिल में बैठा होता है तो लिसन जो कम बोलता है उसकी वैसे भी वर्थ होती है, वो जब बोलता है लोग उसकी बात को सुनते हैं। इस तरह करके हम ये ऐसे एक लिख सकते हैं इस पे भी। तो ये थोड़ा सोचने पे जब हम ऐसे लिखने लगेंगे ना तो इस पे थोड़ी थिंकिंग होगी, थोड़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, क्या क्या पॉइंट्स हैं। मैंने जब जैसे 4 पॉइंट बनाए हैं पहले फूल पे, इस तरह 4 5 6 7 जो हैं वो वॉइस पे बनाएंगे। तो इस तरह करके फिर उनको तरतीब सीक्वेंस लगा के फिर आप लिखना शुरू करेंगे। तो ये हो गया जी, इस पे भी हम लिख सकते हैं। 5 जी, अ फ्रेंड वॉक्स इन व्हेन एवरीवन एल्स वॉक्स आउट। तो ये जी जब दोस्त है जो वो हमारी मदद करता है जब कोई भी मदद नहीं करता। ठीक है, तो इस पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं, हम कहेंगे जी वाकई ऐसा है, दोस्त अच्छा जो दोस्त है वो हमारी मुश्किल वक्त में साथ देता है जबकि सारे मुंह फेर लेते हैं। तो इस पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं। इस पे जब ऐसे लिखना है आप लोगों ने तो इसकी डिमेंशंस इस तरह देनी है कि किस तरह हमारा दोस्त साथ देता है। तो हम बहुत सारी इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। फाइनेंशियली हमारा दोस्त हमारा साथ दे सकता है, ठीक है, इमोशनली, ठीक है, हर वे में। और हमें किस वक्त अपने दोस्त की ज़रूरत पड़ती है, मुश्किल वक्त में, ठीक है, अपने साथ छोड़ जाते हैं। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें इस पर लिखने वाली हैं। तो ये भी एक ऐसे लिखा जा सकता है, ये ट्रेडिशनल पैटर्न से ज़रा हट के हैं। ठीक है, तो 6 जी, ऑनलाइन लर्निंग इज़ नॉट ओनली कन्वीनियंट बट ऑफ्टन मोर इफ़ेक्टिव दैन ट्रेडिशनल क्लासरूम इंस्ट्रक्शन। अब ये कहना चाह रहा है जो ऑनलाइन लर्निंग है वो काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंट भी है, आसान भी है और इफ़ेक्टिव भी है। बट मैं इस पे एक चीज़ कहूँगा आप लोगों को, ट्रेडिशनल से वो कंपेयर कर रहा है ऑनलाइन का। ट्रेडिशनल जो है वो कन्वीनियंट नहीं है क्योंकि उसमें आपको सफ़र करके जाना पड़ता है एजुकेशन हासिल करने के लिए और काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं। बट वो जो है वो इफ़ेक्टिव है। और जो ये ऑनलाइन लर्निंग है ये कन्वीनियंट ज़रूर है, आप घर के कंफर्ट में नॉलेज ले सकते हैं, पर आप जो हैं ये इफ़ेक्टिव नहीं है अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब हर बंदे का एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं जी, ऑनलाइन लर्निंग इज़ कन्वीनियंट बट इट नॉट बी इफ़ेक्टिव रादर टू दिस, इसके बरक्स, ठीक है, रादर टू दिस हम जो हैं वो ट्रेडिशनल क्लासरूम जो है, ट्रेडिशनल वे ऑफ लर्निंग जो है वो मोर इफ़ेक्टिव बट इट इज़ इनकन्वीनियंट, मतलब कि वो कन्वीनियंट नहीं है। तो हम इस तरह इस ऐसे को लेकर चल सकते हैं। अब हम बताएंगे किस तरह वो ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट है और किस तरह वो इफ़ेक्टिव नहीं है। तो वो हम कुछ में बताएंगे कि उसके लिए जो ऑनलाइन लर्निंग कन्वीनियंट है उसमें जी घर के कंफर्ट में, कपड़ों में, जो उनसे मर्ज़ी कपड़ों में, हर चीज़ सुकून दे माहौल में, ठीक है, और कहीं पे आना जाना नहीं, नो एक्सपेंसेस ऑफ जो है हमें सफ़र के अखराजात बचते हैं हमारे। और उसके अलावा जी हमें एक क्वालिटी घर बैठ के इंफॉर्मेशन मिल जाती। बट इसमें इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है, इसमें हमारे कन्वर्सेशन नहीं होती, हमें इन्वायरमेंट नहीं मिलता, हमें एक जो लर्निंग इन्वायरमेंट उसकी कमी होती है। घर में हम अकेले होते हैं तो वो एक इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट हो पाता और हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं देख पाते, सीख पाते, क्योंकि एजुकेशन में बाकी चीज़ें भी इतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कि एजुकेशन के लिए नॉलेज इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी इम्पोर्टेंट है जो आप ट्रेडिशनल क्लासरूम में ही सीख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह आप लिख सकते हैं ट्रेडिशनल क्लासरूम किस तरह कन्वीनियंट नहीं है बट जो है वो इफ़ेक्टिव है। तो इस पर इस तरह ऐसे लिखा जा सकता है। 7 जी, टू एनकरेज हेल्थी ईटिंग हायर टैक्सेस शुड बी इम्पोज्ड ऑन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड जंक फूड। के हम घर के खाने को प्रमोट करने के लिए हमें टैक्स इम्पोज करने चाहिए ड्रिंक्स पे और जंक फूड पे, ताकि लोग उसको खाना कम करें और घर के और हेल्दी फूड को खाना ज़्यादा करें। आजकल की सोसाइटी में जी फास्ट फूड का दौर है, लोग फास्ट फूड को ज़्यादा खा रहे हैं और घर के खाने को कम खा रहे हैं। तो वो एक स्टेप है जी जिससे हम टैक्सेस इम्पोज करके जो हैं वो घर के खाने को, या जो ट्रेडिशनल ईटिंग है ना,
जो हेल्दी ईटिंग है उसको प्रमोट कर सकते हैं और जंक फूड को कम कर सकते हैं। इस पे भी लिखा जा सकता है जी हम क्यों ऐसा करते हैं, करना चाहिए कि हमें हेल्दी ईटिंग को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारी साउंड बॉडी होगी, साउंड माइंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये इस पर काफ़ी डिबेट हो सकती है क्योंकि एक जनरल टॉपिक है और सोशल टॉपिक है। तो इस तरह करके इसको हम लिख सकते हैं, इस पर भी काफ़ी मटीरियल लिखने को। 8 पीपल हैव बिकम ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसका मतलब है जी पीपल ओवरली डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पे ना किसी ने शायद प्रैक्टिस की हो, क्योंकि ये ऐसे प्रैक्टिस किया हो सकता है। हम जी आजकल के दौर में टेक्नोलॉजी का दौर है, हम जी जो है सफ़र करने के लिए गाड़ियों पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, और मैसेजेस और बात वगैरह करने के लिए कोई हम मोबाइल्स पे डिपेंडेंट हैं। ठीक है, हम जी घर का खाना पकाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए अपनी मशीनों पे, जूसर वगैरह इन चीज़ों पे डिपेंडेंट है। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, हम हर किस्म का गैजेट हमारे पास मौजूद है जिससे हम घर के काम कर सकते हैं, जिससे हम अपनी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो हम जी टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। अगर टेक्नोलॉजी हमसे छीन ली जाए तो हम मुहताज हो जाएंगे बहुत ज़्यादा। तो इस ऐसे को इस तरह करके लिखा जा सकता है, इसमें एग्री किया जा सकता है कि यस वी आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी। एंड फिर हम बताएंगे किस तरह हम टेक्नोलॉजी, हाउ वी आर डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी, हम बताएंगे कौन कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से हम इस चीज़ पे डिपेंडेंट है। सो व्हाट वी शुड डू, अब हमें क्या करना चाहिए। तो हमें एक ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए जिस पे हम अपने भी माइंड को यूज़ कर सकें, अपनी जिस्म के हिस्सों को यूज़ कर सकें, ताकि हमें किसी मुश्किल वक़्त में जो है हम बिल्कुल ही बेकार और यूज़लेस ना फील करें। तो इस तरह करके ये ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, तो जी आगे वाले ऐसे की तरफ चलते हैं। 9th, बोथ पेरेंट्स शुड एज्यूम इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन रेजिंग अ चाइल्ड, के दोनों वालिदैन जो हैं माँ और बाप, उनको इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्ले करनी चाहिए बच्चे को ग्रो करने में, बच्चे को रेज़ करने में। ठीक है, तो इसमें ये हो जाता है जी माँ को बाप का साथ देना चाहिए, बाप को माँ का साथ देना चाहिए। बाप जो है उसके ज़िम्मे एक्सपेंसेस आते हैं, फाइनेंस होता है, और माँ के ज़िम्मे केयरिंग आती है और ईटिंग है बच्चे की, और परवरिश का आता है। तो दोनों को एक दूसरे का साथ दे के एक बैलेंस्ड अप्रोच को लेके चलना चाहिए और बच्चे को ग्रो करना चाहिए। तो इस पर काफ़ी चीज़ें आ सकती हैं कि बाप को बच्चे के साथ, अब माँ अगर अच्छा बिहेव करके बच्चे की तरबियत करी तो बाप को भी एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करना चाहिए। ठीक है, बच्चे को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहिए। बच्चे को माँ जब थकी हुई हो तो माँ बाप बच्चे को जो है वो बच्चे की यानी कि देखभाल करे। तो इस तरह करके हम जो है ये एक गपशप है, इस पे तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे इतना कोई टेक्निकल नहीं है। उसके बाद ये 10, बॉयज़ विल बी बॉयज़। अब ये एक ऐसा ऐसे है जी जिसमें हम 2 पॉइंट रेज कर सकते हैं कि बॉयज़ विल बी बॉयज़, किस तरह बॉयज़ विल बी बॉयज़ हैं कि मर्द, इसमें ये है कि जो है ना मर्द या लड़के, उसमें लड़कों वाली आते ही रहेंगे। इसका मतलब ये हो सकता है, ये पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी, कि बॉयज़ विल बी बॉयज़ के जो लड़का है वो हमेशा लड़का ही रहेगा इन आदतों की वजह से। वो पॉजिटिव आदतें पहले हम बताएंगे और फिर हम बताएंगे बॉयज़ विल बी बॉयज़ फॉर दिस रीज़न, वो नेगेटिव। एक एक हमें हेड बनाएंगे, इसमें पॉजिटिव बातें बताएंगे कि हाउ बॉयज़ विल बी बॉयज़, इसमें दूसरा हेड बनाएंगे कि इन नेगेटिव में हाउ बॉयज़ विल बी बॉयज़। तो ये थोड़ा सा रिसर्च बेस है कि, या फिर जनरल भी हो सकता है कि मर्द में कौन सी ऐसी पॉजिटिव बातें जिनकी वजह से वो बॉयज़ ही रहेगा। तो उसमें पॉजिटिव में हो सकता है जी मर्द को है वो तकलीफ़ें ज़्यादा बर्दाश्त कर सकता है। ठीक है, और वो रोता भी नहीं है, और जो है उसमें मर्दों की जो खसूसियात है ना पॉजिटिव में वो लिखनी है, और जो उनकी नेगेटिविटीज़ हैं, जो उनकी ऐसी आते हैं जो पसंद नहीं की जा सकती, जिनमें समटाइम ऐसा होता है कि एक लड़का है वो हर लड़की को देखता है, हर लड़की पे निगाह डालता है,
तो इसमें ये नेगेटिव सेंस में आ जाता है कि बॉयज़ विल बी बॉयज़। तो हम जब सोसाइटी में देखते हैं ना, तो इस तरह करके तो ये ऐसे लिखा जा सकता है। इसमें जी कुछ ऐसे ज़्यादातर ऐसे जो हैं वो ऐसे हैं जिन पे बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, कुछ ऐसे ऐसे हैं जो कि हम इजीली लिख सकते हैं। जिनमें सबसे पहले ऐसे है वो भी इजीली लिखा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड जो है उस पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, थर्ड पे भी। जो फोर्थ है वो भी इजीली लिखा जा सकता है, जो फिफ्थ ऐसे है वो भी इजीली लिखा जा सकता है, सेवन्थ तो वेरी इजी, एंड सिक्स जो है वेरी इजी, सेवन जो है वो भी इजी है क्योंकि वो भी जनरल गपशप। जो एट है वो भी वेरी इजी, नाइन्थ भी वेरी इजी, टेंथ भी थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। तो ये था जी आज के पेपर का एनालिसिस। उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा और समझ भी आई होगी, ठीक है। तो आप लोगों ने जी मेरी वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।